हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर, दैट इज कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, या फिर बीएलएस कह सकते हैं हम इसको, बेसिक लाइफ सपोर्ट, या फिर एसीएलएस यानी कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। सीपीआर क्या होता है? एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होते हैं, चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं, उसी के साथ साथ हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैनुअली हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, ब्रेन के फंक्शंस को हम कंटिन्यू रखने की प्रोसेस करते हैं। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है एक पर्सन का, उसको हम रीस्टोर करने की ट्राई करते हैं जब भी किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है। यानी कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है, किसी को हार्ट अटैक अगर यानी कि हार्ट अरेस्ट अगर आया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशंस और उसके साथ साथ मैनुअली ऑक्सीजन, या फिर क्या कह सकते हैं हम उसको, आर्टिफिशियल जो वेंटिलेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रिस्टोर हो सके और उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी रिस्टोर हो सके। उसके बाद ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें सीपीआर दे सकते हैं हम, यानी कि अभी अभी हमने देखा कि हम कार्डियक अरेस्ट में देते हैं, उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं या फिर ऐसे केसेस हैं जिसमें हम सीपीआर दे सकते हैं। तो जैसे कि अभी पढ़ा था कार्डियक अरेस्ट, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट में दे सकते हैं, जो किसी ड्रग की वजह से आया हो, किसी मेडिसिन ली थी कोई, उसका साइड इफेक्ट हो गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट आया हो, कोई शॉक की वजह से आया हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, ड्राउनिंग, चोकिंग, एक्सपोजर हो गया हो बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट से, किसी ट्रोमा की वजह से, या फिर जो ब्रीदिंग पासेज होता है, जो एक वे होता है ब्रीदिंग का, जहाँ से हम इनहेल करके पूरा ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी जो प्रोग्राम है, जो सिस्टम है वो चलता है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो, तो उस केस में हम सीपीआर दे सकते हैं। एम क्या होता है सीपीआर देने का? हम किसी को सीपीआर क्या एम लगा के देते हैं, तो हमें जो उसका सर्कुलेशन और वेंटिलेशन जो होता है सिस्टम, उसको हमें बिल्कुल इफेक्टिव करना है, बिल्कुल रिस्टोर करना है, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। उसी के साथ साथ टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल सेरिब्रल डैमेज ड्यू टू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से जो भी सेरिब्रल डैमेज हो रहा है, हमें उसको होने से रोकने के लिए, उसको रिवर्सिबल करने के लिए हमें उसको क्या करना होता है, सीपीआर देते हैं हम। ठीक है, ये हमारे एम्स होते हैं। अब पर्पस क्या होता है? वही है, टू रिड्यूस पार्शियल फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन एंड हार्ट। जो भी ब्लड जो होता है, जो जाता है ब्रेन में और हार्ट में, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हमें ठीक करना है। टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, एक्सटर्नल कार्डियक मसाज देके हमें जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन रखना है। टू मेंटेन एन ओपन क्लियर पेशेंट एयरवे, या सॉरी पेटेंट एयरवे, जो एक एयरवे होता है जो बिल्कुल क्लीन और क्लियर होना चाहिए, और उसको पेटेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ सीपीआर। तो सीपीआर की टोटल 6 स्टेजेस होती हैं, CABDEF। ठीक है, अब सी से क्या, सर्कुलेशन, हमें सर्कुलेशन को ठीक करना होता है, रिस्टोर करना होता है। ए से एयरवे, यानी कि जो पासेज होता है एयरवे का, जहाँ से एयर जाती है, उस वे को क्लियर करना, ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करना, ड्रग्स और फ्लूइड्स देना, ईसीजी परफॉर्म करना, और वेंटिलेशन फिब्रिलेशन देना। अगर पेशेंट जो है वो सिर्फ सीपीआर से आपको लग रहा है कि अब ठीक है या फिर और भी ज़्यादा नीड है, तो हम उस पर क्या करते हैं, उसको वेंटिकुलर फिब्रिलेशन देते हैं। अब प्रोसीजर होता क्या है, असेसमेंट करते हैं हम स्टार्टिंग में 5 to 7 सेकेंड्स के लिए, और विद इन मैक्सिमम 10 सेकेंड्स जो है हमें सीपीआर स्टार्ट कर देना होता है। मतलब अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है तो विद इन जो है 10 सेकेंड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 सेकेंड्स लेनी है, लेकिन हमें उसके अंदर ही अंदर जो है सीपीआर को स्टार्ट कर देना होता है। पहले 5 to 7 सेकेंड्स हम पेशेंट को असेस करेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और जैसे ही असेसमेंट हमारी ख़त्म होती है 7 सेकेंड्स के बाद ही हमें सीपीआर जो है कंटिन्यू कर देना होता है। तो हम सीपीआर करते कैसे हैं? पहले हम पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करते हैं। अगर वो कहीं पे भी है, वो कहीं बैठा हुआ था, कहीं ऊपर नीचे वाला कोई स्पेस है ना, तो वहाँ से हम उसको क्या करते हैं, पूरे बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे हम पेशेंट को लेटा देते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। ठीक है, उसके बाद ये चेक करने के बाद हम चेक करते हैं कि पेशेंट की ब्रीदिंग कैसी है, उसको एपनिया तो नहीं है। अब ये ब्रीदिंग पैटर्न हम कैसे चेक करेंगे, हम उसकी चेस्ट और जो नोज़ की मूवमेंट्स हैं वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम पल्स चेक करेंगे। एपनिया चेक करने के बाद पल्स चेक करते हैं। चाइल्ड होगा तो उसकी हम फीमोरल पल्स चेक करेंगे, अडल्ट होगा तो कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, और अगर पेशेंट इन्फेंट है, बिल्कुल ही छोटा बच्चा है, तो हम उसकी फीमोरल और ब्रेकियल आर्टरीज या फिर जो पल्स है वहाँ से हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद पल्स चेक करने के बाद हम पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि वो, मान लो पेशेंट कॉन्शियस है, उसकी हमने एपनिया चेक कर लिया, एपनिया तो नहीं है, पल्स चेक कर लिया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि पेशेंट हमें रिस्पॉन्स
कर रहा है, वो हमें कोई रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि सीपीआर जो है पेशेंट को नीडेड है और हम उसको सीपीआर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक ये नॉर्मल चीज़ होती है कि रेस्क्यूअर कितने होने चाहिए, अडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट में कितनी कंप्रेशंस हम देते हैं। तो अगर रेस्क्यूअर एक है तो अडल्ट में कंप्रेशन जाएगी 30:2, चिल्ड्रन में भी 30:2 और इन्फेंट में भी 30:2, यानी कि 30 कंप्रेशंस विद 2 दैट आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। ठीक है। उसके बाद अगर मतलब बात आती है कि अगर रेस्क्यूअर 2 हैं, बचाने वाले 2 हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अडल्ट में तो 30:2 में जाएगा, लेकिन चाइल्ड्स और इन्फेंट्स में क्या जाएगा, 15 कंप्रेशंस विद 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। सेम विद इन्फेंट्स। ठीक है। और 1 मिनट में हमें मैक्सिमम 100 कंप्रेशंस जो हैं वो देनी होती हैं। मेथड की अगर हम बात करते हैं तो अडल्ट को कैसे करते हैं, जो डेप्थ होती है वो 2 इंचज़ की होनी चाहिए। हम दोनों हाथ से देते हैं जब भी हम उसको कंप्रेशंस देंगे। अब देते कहाँ हैं एग्जैक्टली, जो निपल होता है ना उसके चेस्ट, जो लोअर चेस्ट होती है बिटवीन द निपल्स, और उसके कहाँ होता है, जो लेफ्ट मिड सेट्रम होता है वहाँ पे हम उसको देते हैं। और जो डोमिनेंट हैंड होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, यानी कि किसी का डोमिनेंट हैंड राइट होता है, किसी का डोमिनेंट हैंड लेफ्ट होता है। तो जो रेस्क्यूअर है उसका जो भी डोमिनेंट हैंड होएगा वो कंप्रेशंस देते टाइम क्या होएगा, ऊपर होएगा, और जो नॉन डोमिनेंट हैंड है वो नीचे की तरफ होता है। चिल्ड्रंस की जो डेप्थ है वो 1.5 इंचेस होनी चाहिए। प्रोसीजर सेम रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्फेंट की, तो इन्फेंट में डेप्थ जो है वो 1.5 इंचेस होनी चाहिए। हम 2 फिंगर्स या फिर 2 थंब का जो है यूज़ करके देते हैं, और एग्जैक्ट बिलो जो निपल होती है इन्फेंट की, एग्जैक्ट उसके नीचे हम उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब हम पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हमें हेल्थ केयर सर्विस को भी जो है कॉल करना होता है, बुलाना होता है। बिकॉज देखो, ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तभी हम उसको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सीपीआर है। क्या पता आप कहीं रास्ते में हो और आपको वहाँ किसी को सीपीआर देना पड़ जाए, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप सीपीआर दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, पहले अगर अडल्ट है तो उस केस में आप पहले कॉल करोगे, उसके बाद 5 साइकिल देगा सीपीआर के 3 टाइम्स। ठीक है। 5 साइकिल्स, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि एक साइकिल में क्या होगा अडल्ट के लिए 30:2, यानी कि 30 कंप्रेशंस विद 2 ऑक्सीजन। ठीक है। तो अगर वो अडल्ट है तो आप क्या करोगे, पहले कॉल करोगे हेल्थ केयर सर्विसेज को, उसके बाद सीपीआर की साइकिल दोगे, वो भी 5 साइकिल देनी है हमें 3 बार। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर इन्फेंट है या फिर कोई चाइल्ड है तो पहले आप सीपीआर की 5 साइकिल्स दोगे, उसके बाद कॉल के लिए जो है किसी को बुलाओगे या कॉल करोगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब कौन से 2 तरीके होते हैं जिससे हम हम जो ऑक्सीजन देते हैं हम वो कैसे देंगे, जो हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो पहला आता है एक मेथड चिन लिफ्ट हेड टिल्ट। इसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये हम माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं, विद एम्प्यू बैग भी दे सकते हैं। अगर हम माउथ टू माउथ देते हैं तो क्या होएगा, हमें नोज़ को पिंच करके और तब उसको जो है देनी होती है। अब ये कहाँ कहाँ पे ये प्रोसीजर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, अगर किसी को स्पाइन की इंजरी है, बैक की इंजरी है, नेक की इंजरी है, तो हम जो चिन लिफ्ट और हेड टिल्ट वाला मेथड यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद सेकंड आता है जो थ्रस्ट मैनोर, यानी कि सिर्फ हम इसमें चिन लिफ्ट करते हैं, और ये जो है रिवाइवल के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। इसी में हम बाद में क्या करते हैं, जब अगर पेशेंट रिवाइव कर जाता है तो हम उसको डिफिब्रिलेशन यानी कि शॉक भी जो है देते हैं। इफेक्टिव रेस्पिरेशन कैसे चेक करेंगे, अब हम उसको दे रहे हैं रेस्पिरेटरी, हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफेक्टिव है भी, ये उसके काम भी आ रही है, या हम ऐसे ही अपना दम जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो हम उसकी चेस्ट को चेक करते हैं कि पेशेंट की जो भी चेस्ट है वो राइज हो रही है या नहीं हो रही है। अब पेशेंट ठीक है, हमने पेशेंट को सीपीआर दे दिया है, पेशेंट रिवाइव कर गया है, तो उसके बाद हम डिफिब्रिलेटर उसको प्रोवाइड करते हैं। डिफिब्रिलेटर यानी कि शॉक। ठीक है। उसके 2 पैडल्स होते हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसे होती है, एक को हम अपेक्स पे रखते हैं और दूसरे को हम बेस पे रखते हैं। ठीक है। अब इंटेंसिटी क्या होती है इस शॉक की, अगर अडल्ट है तो हम उसको 360 जूल देते हैं, और अगर कोई चाइल्ड है तो हम उसको 200 जूल देते हैं, और इन्फेंट को हम 180 जूल तक का शॉक जो है वो देते हैं। शॉक देने से पहले हमें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है, तो ऐसे ही हम उसको किसी को भी नहीं लगने दे सकते। तो हमें शॉक देने से पहले ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देनी होती है जो हम पेशेंट को दे रहे थे। उसी के साथ साथ हमें जो भी शॉक देता है उसको वो 3 टाइम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, आई क्लियर यानी कि मैं क्लियर हूँ, मैं शॉक के टच में नहीं आऊँगा, यू क्लियर आप टच हो, और ऑल क्लियर यानी कि सब बिल्कुल ठीक है, अब हम उसको शॉक दे सकते हैं।
उसके बाद बारी आती है रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर यानी कि कार्डियक अरेस्ट किस किस को आ सकता है जिसकी वजह से सीपीआर देना पड़े। तो किसी की फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ओबेसिटी एक केस हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल का इंटेक करते हैं उनको हो सकता है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनको हो सकता है, या कोई बिल्कुल ही फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है तो वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। अब सीपीआर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सीपीआर की वजह से रिब फ्रैक्चर हो सकती है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा हमें जो है वो दम लगाना होता है, बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ता है चेस्ट एरिया पे, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, रिब का फ्रैक्चर हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को इंजरी हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकता है, फ्लेयर्ड चेस्ट हो सकती है, या फिर जो न्यूमोथोरेक्स है वो हो सकता है। अब बीएलएस क्या होता है, ये भी एक केयर होती है जो रिस्पोंडर्स, जो फर्स्ट रिस्पोंडर्स हैं वो देते हैं, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या फिर जो पब्लिक सेफ्टी पर्सोनल्स होते हैं वो देते हैं। कोई भी दे सकता है, जिसको किसको दे सकते हैं, जिसको भी कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, किसी को भी कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसको हम ये जो है प्रोवाइड करते हैं। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वही सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग और डिफिब्रिलेशन, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, सीपीआर। उसके बाद होता है एसीएलएस यानी कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इसमें पहले हम सीपीआर देते हैं और उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद डी जो है, ये 3 प्रोसीजर और होते हैं, यानी कि ड्रग्स और फ्लूइड्स पेशेंट को दिया जाता है, उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी किया जाता है और उसको फिर डिफिब्रिलेटर पे जो है रख दिया जाता है। डिफिब्रिलेटर यानी कि वेंटिलेटर पे उसको हम रखते हैं। वेंटिलेटर क्या होता है, 100% ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करते हैं। ईटी ट्यूब डालते हैं यानी कि एंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं, और उसके साथ साथ हम उसको मेडिकेशंस जो हैं वो देते हैं। अब मेडिकेशंस कैसे होंगी, अगर टैकीकार्डिया है तो एट्रोपिन देंगे, ब्रेडिकार्डिया है तो एपिनेफ्रिन देंगे, डोपामिन, नाइट्रोग्लिसरीन, फ्यूरोसमाइड, मैनिटोल, ये सारी जो है हम उसको देते हैं।